इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झज्जर की, जहां पर गांव की दुजाना में एक मकान गिरा है और मकान गिरने से वो टूटकर गिरता हुआ दिखाई दिया। एक पशु की और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। इसमें पशु की भी मौत हो गई। आपको बताएं ये बड़ी खबर जो झज्जर से है। गांव दुजाना के मकान गिरा है और मकान के साथ टूटकर तार भी नीचे गिरा। करंट की चपेट में पशु की मौत हुई है और इसमें 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर झज्जर से आपको बता रहे हैं, जहां पर तार टूटने से एक पशु की मौत हो चुकी है और दरअसल ये तार जो है वो मकान के साथ टूटकर जमीन पर गिरा, जिसमें करंट की चपेट में पशु आया और उस पशु की मौत हो गई। और पास के कमरे में ये परिवार सो रहा था और उसमें 3 लोग जो हैं वो घायल हुए। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको झज्जर से दे रहे हैं। गांव दुजाना का है, जहां पर एक मकान, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है और उसी के मद्देनजर ये मकान जो है वो ढहता हुआ नजर आया, गिरता हुआ दिखाई दिया और उसके साथ एक तार भी टूटकर जमीन पर गिरा, जिससे एक पशु की मौत हो चुकी है और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको झज्जर की, जहां पर करंट की चपेट में पशु के आने से उसकी मौत हुई और पास के कमरे में एक परिवार जो है वो सो रहा था और परिवार के लोगों को भी इसमें नुकसान हुआ है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको झज्जर की दे रहे हैं। पास के कमरे में जो परिवार सो रहा था उनको नुकसान नहीं हुआ है और साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां पर ये तार जो है वो मकान का गिरता हुआ नजर आया है और किस तरह से लोग जो है अब वो काफी ज्यादा परेशान हो। पड़गी किस चीज के पानी है ये? किसके बारिश का पानी है। अच्छा, हाँ जी। तो ये निकाला नहीं है? ना निकल रहा है। प्रशासन, सरकार किसी से बोल रहा हो? भी ना। अच्छा, रात कितने बजे लगभग हादसा हुआ ये हुआ 10 बजे। अच्छा, हाँ जी। आप लोग सो रहे थे? ना जाग रात 10 बजे सोवा थे, हमने किस तरह गिरा है। फिर पड़ा जब खुड़का, जब उठे जब रुके मारे भैंस दबकी भाजियो जब कट ली भैंस। तो कितनी भैंस थी? इसमें थी 4 भैंस। एक या उड़े थी, एक या 2। उसका बेरा या ये उस तरह टुकड़ी आकर लग गई, किस तरह जब मरी हो। चलिए आपको 4 बड़ी खबरें बताएंगे और 4 बड़ी खबरों में सब में पहले जो है वो आपको पंचकुला की खबर बताते, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के नाड़ा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का भोग जो है वो डाला गया। वहीं पर सीएम ने शुक्राना समागम में हिस्सा लिया और मौजूद लोगों और श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया है। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया है और नाड़ा साहिब गुरुद्वारे में अखंड पाठ समापन जो है वो होता हुआ नजर आया। गुरु नानक देव जी ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है और सरकार भी समाज की भलाई के लिए काम कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि संत गुरु हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और उनकी विरासत संभालना हम सब की जिम्मेदारी है। सीएम ने आगे कहा कि सरकार हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर काम करेगी और हम कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे समाज के लिए काम करते दिखाई देंगे। ये 4 तस्वीरें और 4 तस्वीरों में से पहली खबर, गुरु के दर पर सीएम पहुंचे हैं और वहां पर वो शीश नवाते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हर वर्ग, हर एक समाज को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और नाड़ा साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर सीएम शुक्राना समागम में हिस्सा लिया और वहां पर लोगों ने उन्हें सम्मानित भी किया। ये दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे। आदमपुर की जंग जो है वो काफी दिलचस्प हो रही है, जहां पर अब भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो लड़ते नजर आएंगे। चलिए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि आखिर आदमपुर का जो उपचुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण है और हर एक पार्टी के लिए कितनी ज्यादा उपयोगिता आदमपुर चुनाव को लेकर बन रही है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से ही सूबे में सियासी सरगर्मी जो है लगातार तेज हो रही है। प्रदेश में सक्रिय सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगातार जुटी हुई हैं और आदमपुर चुनाव को किसी भी सूरत हाल में जीतने को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो भव्य बिश्नोई है उनको मैदान में उतार दिया है और इसको लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी
सूरत हाल में भारतीय जनता पार्टी आदमपुर का चुनाव जो है वो जीते। और साथ ही साथ एक और बात आपको ये भी बताएं कि अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि आदमपुर का जो चुनाव है वो जीता जाए और साथ ही साथ लोगों को आदमपुर चुनाव से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के नाड़ा साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का जो भोग है वो डाला गया है और वहीं पर सीएम ने शुक्राना समागम में हिस्सा लिया और वहां मौजूद लोगों और श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया गया। वहीं इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सम्मानित किया और नाड़ा साहिब गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक के देव जी को दुनिया का रास्ता दिखाया है और सरकार भी समाज की भलाई के लिए काम कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि संत हमारे गुरु की प्रेरणा के स्रोत हैं और उनकी विरासत हम सबको संभालना जिम्मेदारी। सीएम ने आगे कहा कि सरकार हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के साथ मिलकर काम करेगी और हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इसी खबर को लेकर हमारे साथ स्वर्णजीत जी हमारे ब्यूरो हेड जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, पंचकुला में नाड़ा साहिब गुरुद्वारे जो है वो सीएम मनोहर लाल पहुंचे और हर एक वर्ग को लेकर आगे बढ़ने की बात की गई है, क्या कुछ अपडेट? स्वर्णजीत जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। पंचकुला की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नाड़ा साहिब गुरुद्वारे सीएम मनोहर लाल पहुंचे और काफी ज्यादा ये सुखद हो जाता है क्योंकि शुक्राना समागम में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी ज्यादा खुशी जो है वो हरियाणा सिख समुदाय में देखने को मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अब आदेश दे दिए हैं कि जो सिख की कमेटियां हैं वो ही जो है गुरुद्वारे की देखभाल करती हुई नजर आएंगी और उसको लेकर वहां पर सीएम मनोहर लाल को सम्मानित भी किया गया और सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि जो नाड़ा साहिब गुरुद्वारे के जो लोग हमारे साथ स्वर्णजीत जी जो है वो हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, सीएम मनोहर लाल का सम्मान हुआ और वहां पर नाड़ा साहिब में पहुंचे और गुरुद्वारे में पहुंचकर सीएम ने संबोधित किया, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए शाहनवाज, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज नाडा साहब गुरुद्वारे में अखंड पाठ के भोग पड़ने के उपरांत सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी को मान्यता दी है और पूरा सिख समाज इस फैसले से संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि हम सब मिल करके इस समाज के लिए कार्य करेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सबको एक साथ लेकर के चलेगी और 18 महीने में ही सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव भी करवाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात शाहनवाज एक और मुख्यमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने दुनिया को रास्ता दिखाया है और समाज की भलाई के लिए सरकार कार्य कर रही है। हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी काम करेंगे और आने वाले समय में जिस प्रकार से संत गुरु हमारे लिए प्रेरणा है, उनकी जो विरासत वो हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, हम उस विरासत को आगे लेकर के जाएंगे। शाहनवाज सोनजी जी, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उससे जो सिख समुदाय था उनने साफ तौर पर कहा था कि जो एक 20-22 साल की लड़ाई थी उसमें हमारा विजय प्राप्त हुई है, उसको लेकर क्या कोई मैसेज वहां दिया गया? देखिए, बस यही कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि संपूर्ण सिख समाज और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना करता है और हम इस समाज पूरा समाज जो है इस फैसले से संतुष्ट है। और देखिए, उन्होंने ये साथ में जोर देकर के कहा कि सरकार और पूरा सिख समाज जो है वो मिलकर के आगे हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी को बढ़ाने का काम करेगी और आने वाले 1.5 वर्षों के भीतर चुनाव भी करवा दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात शाहनवाज देखने वाली ये रही कि चाहे वो श्रोमणी अकाली दल के नेता हो और वो चाहे हरियाणा श्रोमणी अकाली दल हो, सभी ने मिलकर के आज नाडा साहिब में मुख्यमंत्री के साथ नतमस्तक हुए और सब लोग ने मिलकर के अरदास की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़े और विस्तार पूर्वक बताते नजर आए कि सीएम मनोहर लाल को वहां सम्मानित किया गया और नाड़ा साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर सीएम ने वहां पर संबोधन भी किया है।
दूसरी बड़ी खबर पे रुख करेंगे जो आदमपुर से जुड़ी हुई है। आदमपुर के अंदर उपचुनाव और प्रदेश में पंचायती चुनाव की घोषणा के बाद से ही सूबे में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और प्रदेश में सक्रिय सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। उपचुनाव को लेकर जहां आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे यानी कि भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस और जेजेपी के साथ इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य बिश्नोई के नाम की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और भव्य बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हमले लगातार तेज कर दिए गए हैं। और वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर कुलदीप बिश्नोई का अब एक बयान भी निकलकर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि जितना राजनीतिक सफर रहा है उसमें अब तक मैं 6 बार चुनाव जीत चुका हूं, लेकिन इस बार के आदमपुर उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। आपके नेताओं को ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कुछ भी बोलने को नहीं है, इस वजह से वो ऊट पर टांग बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, अब जितना राजनीतिक जीवन मेरा रहा और जितने चुनाव हमने लड़े, 6 चुनाव मैं जीत चुका हूं अभी तक। जिस प्रकार का माहौल मैं आज देख रहा हूं, क्योंकि लोगों में एक बड़ा जबरदस्त उत्साह इसको लेके है, क्योंकि 26 साल के बाद हम सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं तो हमारा विकास होगा, इलाके काम होंगे, लोगों की सोच सिर्फ वो है और वो उस वजह से इतना जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है आदमपुर में। तो जी उनके अब हमारे खिलाफ बोलने कुछ है नहीं। अगर हर आदमी के बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि विदेश में सेटल हो जाते हैं। कोई गांव में रहता है उसके बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं, कोई शहर में रहता है उसके बच्चे दूसरे शहर में जाते हैं या विदेश जाते हैं। तो बच्चा मेरा पढ़ के गया था, वापस आ गया और भगवान ने लोकसभा यहाँ से लड़ा, इंडियन सिटीजन है, आदमपुर का सारा कुछ है और सारी भाषा समझता है, भाषा जानता है। आदमपुर की जो जंग है आपको बताएं, 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होने वाला है। 6 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव के नतीजे जो है वो आएंगे। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद दरअसल आदमपुर की विधानसभा की सीट जो है वो खाली हुई थी और कांग्रेस के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई विधायकी जीतकर आए थे। अब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए, यानी कि कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में जाने से ये सीट खाली हुई और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए। इसी खबर को लेकर अनूप कुंडू जो है हमारे सहयोगी हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आदमपुर का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है और दिलचस्प इस लिहाज से हो रहा है क्योंकि पंचायती चुनाव है और उसके बाद लोकसभा और विधानसभा 2024 के भी चुनाव है। अनूप, अनूप से दोबारा जो है वो संपर्क करेंगे। आपको बताएं, इस बार लोगों में काफी उत्साह। दरअसल कुलदीप बिश्नोई साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैंने 6 बार यहां पर विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन इस बार लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और आम आदमी पार्टी के यहां उतरने से चुनाव इसलिए काफी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आदमपुर उपचुनाव को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रही है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने सब में पहले अपने कैंडिडेट जो है वो घोषित किए हैं। क्या इस बार की आदमपुर की जो जंग है वो आम आदमी पार्टी टक्कर देती हुई भारतीय जनता पार्टी को नजर आएगी या फिर जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से टक्कर देती रही है वो आगे बढ़ती रहेगी? तो भाई आदमपुर जितना खास है उसी लिहाज से सोनाली फोगाट के परिवार से कुलदीप बिश्नोई मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की हिसार से, जहां पर सोनाली के परिवार से कुलदीप बिश्नोई मिले। फार्म हाउस पर सोनाली के परिवार से मुलाकात और राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। मुलाकात पर कुलदीप बिश्नोई का बयान भी आया है। शोक व्यक्त करने कुलदीप बिश्नोई पहुंचे हुए, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। तस्वीरें देखिए, कुलदीप बिश्नोई का सोनाली फोगाट के परिवार के साथ मिलना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के बाद सियासी हलचल काफी तेज होता नजर आएगा। सोनाली के परिवार से कुलदीप बिश्नोई मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनूप कुंडू इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ये बड़ी अपडेट जहां पर सोनाली के परिवार से कुलदीप बिश्नोई मिलते हुए नजर आ रहे हैं, सियासी गलियारों में काफी ज्यादा गर्मजोशी देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल शहनवाज, अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो अब सोनाली फोगाट की मृत्यु के बाद उनके फार्म हाउस पर वो पहुंचे और उनके परिवार के लोगों से बात की
सबसे बड़ी बात ये है शहनवाज की यहाँ सोनाली फोगाट के परिवार के जो लोग हैं वो भी दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक उसका जो ससुराल पक्ष है और दूसरा उसका जो मायका पक्ष है। ससुराल पक्ष के लोगों से कुलदीप बिश्नोई पहले ही मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें कुलदीप उनके जो जेठ है और उनके परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद उसके जेठ का एक बयान आया था कि वो किसी प्रकार से राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके बाद जो मायका पक्ष था उसकी तरफ से ये सामने आया था कि चुनाव में लड़ेंगे। उसकी बहन रुकेश ने ऐलान किया था कि वो आदमपुर का चुनाव लड़ेंगी और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के बाद कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं छिड़ गई थी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का एकाएक उनके फार्म हाउस पर पहुंचना और परिवार के लोगों से मुलाकात करना अपने आप में एक राजनीतिक गर्माहट लाने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार से आज कुलदीप बिश्नोई उनके घर पर पहुंचे और परिवार के लोगों से बात की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या परिवार के लोगों का जो रुख था और जिस प्रकार से परिवार के लोग कुलदीप बिश्नोई को लेकर के बयानबाजी कर रहे थे वो रुक जाएगी या फिर इसी प्रकार से इस मुलाकात के बाद भी उनका चुनाव लड़ने का जो मन था वो बना रहेगा। लेकिन अनूप यहाँ पर एक जानकारी ये भी आपसे लेना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है। क्या सोनाली फोगाट के परिवार से कोई ऐसा सदस्य जो इन तीनों पार्टियों से चुनाव लड़ता हुआ नजर आ सके? देखिए शहनवाज, अगर जेजेपी की बात कीजिए वो तो गठबंधन में है, वो तो मुझे नहीं लगता कि अपना उम्मीदवार यहाँ से कोई उतार पाएगी, क्योंकि गठबंधन धर्म निभाना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से देरी हो रही है तो जरूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि 4 नाम उनके पैनल में चले हुए थे, उनमें अभी तक किसी प्रकार की कोई सहमति नजर नहीं आई। और इनेलो पार्टी का जो है जिस प्रकार से उनके प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने अभी कार्यकारिणी की बैठक ली थी हिसार में, उन्होंने भी कहा था कि वो जल्द ही अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो रुकेश है सोनाली फोगाट की बहन वो इनके किसी से टिकट लेकर के आ सकती, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी लेकिन किसी पार्टी से जुड़ करके चुनाव लड़ेगी। इस प्रकार के कहीं न कहीं इशारा अभी तक नहीं मिल पाया था। कांग्रेस की जो देरी हो रही है टिकट में वो कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने टिकट दी, उसके बाद बीजेपी ने भी गौरव बिश्नोई को उतार दिया। अब इनेलो की तरफ और कांग्रेस की तरफ लोगों की निगाहें हैं कि वो अपने उम्मीदवार को किसके रूप में उतारती है। उसके बाद यहाँ का जो मुकाबला है वो लगातार दिलचस्प हो जाएगा। अगर सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ तो आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे आएगी। और इस बार अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने यहाँ पर कमर कसी जिस प्रकार से वो दावे कर रहे हैं तो फिर जरूर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पिछड़ जाएगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। अनूप कुंडू हिसार से बड़ी बात बताते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक बड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा और उधर भारतीय जनता पार्टी को कौन सी पार्टी टक्कर देती नजर आएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खबर फरीदाबाद की, जहां पर नगर निगम की बड़ी लापरवाही और लगातार हो रही बारिश के चलते एक युवक की मौत हो चुकी है। दरअसल उपेंद्र ड्यूटी खत्म करने के बाद बाइक से घर की तरफ जा रहा था, लेकिन सड़क के किनारे बने गहरे गड्ढे में युवक जो है बाइक के सहित गिर गया और उससे उसकी मौत हो चुकी है। युवक की लगभग उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है और ये पूरा मामला सेक्टर 21D का बताया जा रहा है। फरीदाबाद से संजय गुप्ता इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, एक गड्ढे, बारिश और प्रशासन की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली, अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए शहनवाज, पिछली बार भी हमने आपको बताया था, हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से एक बस अंडरपास में समा गई थी। वो तो शुक्र था भगवान का कि वहां पर पुलिस प्रशासन और जो स्थानीय कर्मचारी थे या स्थानीय लोग थे वो मौके पर पहुंच गए और बच्चों की जान बचाई जा सकी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो युवक है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अपनी जान नहीं बचा सका और ये कहीं ना कहीं कर हादसे का शिकार हो गया और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह नगर निगम की लापरवाही है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किए हुए 3 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। लगातार यहां पर जो सड़कों का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इस युवक की मौत हुई, ये दूर दराज के इलाके, जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां भी संभव नहीं है, लेकिन फरीदाबाद जैसे शहर में जो कि स्मार्ट सिटी है और हरियाणा का जो पहला ऐसा शहर है जहां का 56% राजस्व हरियाणा के लिए जाता था अकेले फरीदाबाद से, और उस शहर की हालत ऐसी हो गई है कि वहां पर गड्ढों में जाकर बारिश के समय, अभी
1-2 दिन हुए बारिश को, ये बारिश का सीजन नहीं है, बारिश का सीजन निकल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये अभी ये समय है, ये कहीं ना ये लगातार इस तरीके का मौसम आ लिया है कि सर्दियों की शुरुआत हो रही है। तो जिस तरीके के मौसम में अभी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके के मौसम में इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो बहुत ज्यादा दुखद है। उसके परिवार पे पहाड़ टूट चुका है। वो लोग उन लोगों का रो रो का बुरा हाल है। वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। लेकिन संजय जी, दुखद यहां पर खबर यह हो जाती है कि जब नगर निगम की लापरवाही नजर आती है, क्योंकि आपने भी काफी ज्यादा इस पर रिपोर्टिंग की है और दर्शकों को बताया कि कहां पे किस जगह की स्थितियां बनी हुई है, उसके बावजूद भी सड़कें दुरुस्त ना होना, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घटित होना, क्या अब भी प्रशासन के आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और वो चश्मा जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन की आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है। उनको सब कुछ हरा दिखाई दे रहा है। उनको ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे सावन के अंधे की हम लोग बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार फरीदाबाद पे निगाह रखे हुए हैं, लगातार यहाँ पे पैसा दिया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर। लेकिन देखिए, अधिकारियों की लापरवाही देखिए। इस तरीके के जो गड्ढे हैं जहां पे एक बाइक पूरी की पूरी गड्ढे में समा जाती है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कितना दुखद है। ऐसा दूर दराज के इलाकों में भी नहीं होता जहां पे ये माना जाता है कि प्रशासन की पहुंच नहीं है। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे किस तरीके से फरीदाबाद वासियों को धोखा दिया जा रहा है, किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से जो यहाँ पे राजस्व हम लोग टैक्स के रूप में देते हैं उस टैक्स के साथ मजाक किया जा रहा है। ये कमाल की बात है। यहाँ के अधिकारी जो हैं बिल्कुल रिश्वत की चादर ओढ़कर, मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहूंगा, क्योंकि लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं यहाँ पे ये लोग फंड वालों के नाम पे 12,000 रुपए रिश्वत लेते हैं, विजिलेंस पकड़ लेती है, लेकिन गड्ढे इनको दिखाई नहीं देते। अभी हम ग्रेटर फरीदाबाद में यहाँ पर जितना भी स्मार्ट सिटी का एरिया है, यहाँ पर हर जगह पे गड्ढे मौजूद हैं। बच्चे साइकिल चलाते हैं तो वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, बुजुर्ग अगर जाते हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, गौवंश है वो रोड पर घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, पूरी तरह भ्रष्ट है, पूरी तरह बिल्कुल नाकामी के घेरे में है। सरकार को चाहिए कि इनका तबादला करे, नए अधिकारियों को यहाँ पर लाए, जिससे कि संजय जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो पीड़ित परिवार है, अगर उससे आपकी बात हो पाई हो, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस समय हमने ये अभी जैसा कि आपने बताया कि 2 दिन से बारिश हो रही है, जिस समय हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो उस समय वो लोग गम में डूबे हुए थे। वो उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। हालांकि हमने उनके विजुअल बना के भेजे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग ना सदमे की स्थिति में वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि एक आदमी काम पर जाता है और प्रशासन की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो जाती है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन का कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति उनको सांत्वना देने के लिए नहीं आता। तो कहीं ना कहीं वो लोग एक गहरे सदमे में है। अभी उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, जल्दी ही इसकी अपडेट दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। आपको बताएं, नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही है जहां पर गड्ढों की वजह से एक शख्स की जो है वो जान चली गई और उसने परिवार ने अपना एक बेटा जो है वो खो दिया। आगे बढ़े, बात करें बहादुरगढ़ की, तो वहां पर सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने एक मिठाई की दुकान पर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान खोया बर्फी, पनीर और स्पंज रसगुल्ले के साथ साथ केक के सैंपल लिए गए। दरअसल बंगाली स्वीट्स के गोदाम में दिवाली के त्योहार को लेकर दूध से बनी काफी सारी मिठाइयां रखी हुई हैं और विभाग को शक था कि इस मिठाई में मिलावट होगी, जिसके चलते सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे और मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि अगर जांच रिपोर्ट में सामने आता है कि मिठाई में किसी तरह की मिलावट की गई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी मिलावट मिठाई नहीं खरीदने और मिलावटी मिठाई सामने आने पर विभाग को सूचना देने की अपील की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि मिलावटखोर लोगों पर नकल कसी जा सके। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर। आज सीएम फ्लाइंग के साथ हमने यहाँ बंगाली स्वीट्स पर रेड की, जिसमें हमने 4 सैंपल लिए गए, पनीर का और खोया बर्फी और स्पंज रसगुल्ला एंड केक, पाइनएप्पल केक। 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और अब की बार सरकार ने ये कह दिया कि अगर आपको माड़ में किसी भी तरह का कुछ भी वो संदेह लगे तो हम उसको एट द स्पॉट डिस्ट्रॉय कराने की पावर भी दे दी है सरकार। यहाँ सर हमने 4 सैंपल ले लिए गए, इनको जांच के लिए भेजेंगे। इनके स्टोर हाउस में इन्होंने माल रखा हुआ है। अभी तो उस माल का स्वाद ठीक ही है।
एक बड़ी खबर आपको बताएं पंचकुला से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है। ये पंचकुला की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का बयान आया है। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी चुनाव पर सीएम मनोहर लाल बोले 18 महीने में चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। श्री अकाल तख्त साहिब आज भी जो है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट, जहां पर सीएम मनोहर लाल का पंचकुला से बयान आया और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी चुनाव पर बोले हैं और कहा 18 महीने में चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। हाईएस्ट अथॉरिटी आज भी अकाला तख्त साहिब जी के पास ही है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। इससे पहले आपको बताया कि पंचकुला में नाड़ा साहिब गुरुद्वारा सीएम मनोहर लाल पहुंचे और वहां पर शीश नवाते हुए नजर आए और 18 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात कही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।